अभी शुरुआत करते हैं क्लास की। बर्थडे बर्थडे सब बाद में देखेंगे, वो सब इंट्रोडक्शन, वेंट्रिकल्स, मेनिंजेस, ये सारा हमने ऑलरेडी, और ये सारे टॉपिक आपको आने वाले सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन जितना भी पार्ट है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट ऑक्यूपाई करता है वो कौन करता है? सेरेब्रम। नेक्स्ट, द सेरेब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, हमारा जितना भी आईक्यू, इंटेलिजेंसी, परसेप्शन, जो भी आप थिंक करते हैं, जितना भी होता है, ये सारा किसके थ्रू होता है? बिकॉज ऑफ दिस सेरेब्रम। यही एक ऑर्गन है जो सब कुछ होता है। जब कुछ नहीं आ रहा होता तो आप ये इधर मार रहे होते हैं। ये इधर क्यों मार रहे होते हैं? तो इधर कौन है? सेरेब्रम है। इट इज द सेरेब्रम। जब लड़ाई हो जाती है तो सीधा सिर फोड़ते हैं। यहाँ क्यों फोड़ते हैं? उसको लगता है इसने कुछ खराब किया है, इस वजह से क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। सो ये दैट इज द सेरेब्रम। जितना भी आप इंटेलिजेंस दिखाते हैं, मेमोरी दिखाते हैं, थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर, ये सब कौन करता है? आपका सेरेब्रम। सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके फंक्शंस को कि कौन सा क्या फंक्शन करता है, किस पार्ट में क्या इसके इंपोर्टेंस है, वन बाय वन। सो इट इज आल्सो नोन एज सीट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर। कल भी हमने बात किया था, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, व्हिच इज सेपरेटेड बाय फोल्ड ऑफ ड्यूरा कॉल्ड फॉक्स सेरेब्राई। आई थिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया फॉक्स सेरेब्राई, वन ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट साइड। और ये जो दोनों फोल्ड है, इससे से दोनों अटैच रहते हैं, दोनों हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम इसलिए से रहेंगे, और बीच में एक ऐसा ड्यूरामीटर का फोल्ड रहेगा, वो दोनों क्या करेगा? सेपरेट करेगा राइट एंड लेफ्ट को। दैट्स फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर इज नोन एज फॉक्स सेरेब्राई। याद रहेगा? नेक्स्ट, कल बताया था ये मैंने आपको, याद होगा, कॉर्पस कैलोसम इज द कनेक्टिंग बॉन्ड बिटवीन दीस टू हेमिस्फीयर। जो दो हेमिस्फीयर होते हैं, वन इज ऑन द राइट एंड वन इज ऑन द लेफ्ट, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिंग बॉन्ड है, दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। दिस इज द लार्जेस्ट, पढ़ा था याद है, लार्जेस्ट कमिश्नल फाइबर। कौन सा फाइबर? तीन टाइप के फाइबर बताए थे। द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अप टू डाउन एंड डाउन टू अपर एंड डाउन, जो लेके जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट्स। दीज आर नोन एज ट्रैक्ट्स। दोस कैरी इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ्ट, दैट इज नोन एज राइट टू लेफ्ट, दैट इज कमिश्नल फाइबर। एंड जो एंटीरियर पोस्टीरियर इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करते हैं, दैट इज नोन एज कमिश्नल फाइबर, सॉरी एसोसिएशन फाइबर। तो ये कौन सा है, किस पे इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है? राइट टू, this is the right, this is the left. So information will travel like this, right to left, and that's why it is known as commissural fiber, and this is the biggest commissural fiber in our body. Next, medium longitudinal fissure of cerebrum present between the medial surface of the right and left hemisphere. So like ये जो हम दो हेमिस्फीयर बना रहे हैं, this is the right and this is the left, दो हेमिस्फीयर आपके ये, इनके बीच में एक ड्यूरा का फोल्ड जाएगा और वापस बाहर आएगा, ड्यूरा फोल्ड रहेगा, that fold is known as फॉक्स सेरेब्राई। और उस फोल्ड की वजह से भी एक लाइन बनेगा, ऐसे यहां से लेके यहां तक अंदर एक पूरा लाइन बनेगा, जिसको मैं उस दिन भी बोला था क्या बनेगा, तेरे नाम जो बनेगा वो लाइन। वो लाइन को हम क्या नाम बोलते हैं? मीडियन फिशर। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, लाइक दिस इज द फोल्ड। ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो ऊपर के ऊपर ड्यूरामीटर का जो फोल्ड है, ये क्या है? दिस इज नोन एज, दिस इज फोल्ड इज नोन एज द फॉक्स सेरेब्राई। और इस फोल्ड की वजह से जो लाइन बनी है, पूरा लाइन बना यहां से लेके यहां तक, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन फिशर। दिस इज द फिशर मींस जो एक लाइन बन रही है सेपरेट करने के लिए, दैट लाइन इज नोन एज मीडियन फिशर। सो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर ऑफ सेरेब्रम present between the medial surface of the right and left hemisphere of brain. Clear? This is the basic structure of our basic point about the cerebrum. There will be a model paper on tomorrow Sunday, जो कल आपका है, कल क्या रहेगा आपका? मॉडल पेपर रहेगा, मॉर्निंग में रहेगा, सेम टाइम कितने बजे होता है? 10 o'clock. So 10 o'clock से स्टार्ट होगा, 10:30, 11, 10, then 11, 11:30, 11:30 एंड हो जाएगा। देन उसके बाद सॉल्यूशन, आंसर्स जो भी होते हैं आपके वो बताएंगे, एंड उसके बाद फिर आपका पेपर सॉल्यूशन इवनिंग में। सो ये आप कल प्रिपेयर होके आए, मॉडल पेपर के लिए पढ़ के आए। ये मॉडल पेपर 3 सैटरडे संडे से पोस्टपोन हो रहा था, बिकॉज लाइक फर्स्ट संडे को हमारे फाउंडेशन डे का कुछ इश्यू आ गया था, नेक्स्ट को एग्जाम आ गया था, जो अपना लास्ट एग्जाम था कुछ, ESIC का पेपर था, तो इसलिए इस बार इसको कंडक्ट कर रहे हैं। आप सुबह आ जाए 10 बजे। यस, देख लिया, वो करें। ये पॉइंट क्लियर है सभी? फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर इज नोन एज फॉक्स सेरेब्राई, and because of this fold of durameter there is a longitudinal fissure which is known as median fissure. Now one question जो किसी ने पूछा था previously, this is the external surface of the brain. brain का ये क्या है? external surface है, and you will see there are so many infolding are there. अब अंदर जा रहा है, ऐसा ही है, groove, gyres and sulcis. So what is the purpose of these gyres and sulcis? क्वेश्चन सिंपल सा क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इनफोल्डिंग इन, ये प्लेन क्यों नहीं, व्हाई इट इज नॉट लाइक दिस, ये प्लेन है सरफेस, ये ऊपर नीचे ऐसे क्यों बनाया, व्हाई इट इज लाइक दिस? सो सिंपल थिंग है,
as we know that brain is a very important organ, and it performing so many functions in our body, and it required more surface area to conduct these functions. So just to increase the surface area of the brain, like अगर हम इसको एक्सप्लेन शीट यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सरफेस एरिया जो होता क्या रहता, स्मॉल होता, लेकिन इसको ऐसे इनफोल्ड करके आपने लगाया, उससे क्या हो गया, एरिया जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ये इसका पर्पज. आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में, ये लिखिए. मूव करें. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरेब्रम. एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरेब्रम, एंड एक्सटर्नल फीचर्स जो आउटसाइड अपन बाहर से देख रहे हैं, सो बाहर से आपको क्या विजिबल हो रहा है, द इनफोल्डिंग एंड आउट जो आपका एलिवेशन है वो आपको विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे. तो उनकी हम बात करें वन बाय वन. सरफेस ऑफ सेरेब्रम हैज अ सीरीज ऑफ ग्रोव्स कॉल्ड sulci, as well as the sulci are separated by intervening called gyres. So elevations जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, that is known as, यहाँ पे जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, these are the, जो इस तरह का ये जो एलिवेशन आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है, दिस इज नोन एज गायरी, और इसको सेपरेट करने के लिए जो बीच में ये डिप्रेशन है, दिस इज नोन एज सल्काई. सो लाइक अगर हम इसको ऐसे बनाए यहाँ पे, ये बाहर की तरफ जो है इसको हम क्या बोलेंगे, गायरी, एंड जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या बोलेंगे, सल्काई. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गायरीज एंड सल्काई? द आंसर शुड बी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. यानी लिखा हुआ तो आप लिख देंगे these gyres and sulci increase the surface area of brain. आपके ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है. सो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन. क्लियर? मूव करें. Next, divided into four major lobes. The lobes are frontal, parietal, temporal, and occipital. These are the four lobes which present in our cerebrum. So बात करते हैं उन चारों लोब की. लिखिए. मूव करें. लॉब्स ऑफ सेरेब्रम. लॉब ऑफ सेरेब्रम की बात करें यहाँ पे, सो बेसिकली ब्रेन की बात करें, लॉब्स की बात करें यहाँ पे, दिस इज द सेरेब्रम. दिस इज द फर्स्ट लॉब जो आपके सामने से प्रेजेंट रहती है. दिस इज नोन एज फ्रंटल लॉब. जो आपकी ये सामने वाली लॉब है, दिस इज नोन एज फ्रंटल लॉब. सो दिस इज द फ्रंटल लॉब. देन posteriorly we have one more lobe, this is known as the posterior, it is the occipital lobe, or we can write just occipital. Then we have the, here we have one more lobe. So this is on the side of the brain, यहाँ side में आपको मिलेगा. This is known as temporal, and in the top ऊपर की तरफ कौन सा होता है आपका, ये parietal lobe. So these are the four lobes of cerebrum: the frontal, parietal, temporal, and occipital. These are the four lobe of cerebrum. On the right side we have four, on the left side again we have the same four lobes रहेगा. तो इसकी बात करते हैं, start करते हैं. Lobes of cerebrum, four lobe: the frontal, parietal, temporal, occipital. These are the four lobes. So यहाँ पे different color के according आपको दिखाया हुआ. This is the blue one is known as frontal, this yellow one is a parietal, green one is a temporal, and the last posterior one is the occipital lobe. These are the four lobes of cerebrum. Four lobes of cerebrum: frontal, parietal, occipital, and temporal. Now these lobes are separated by these sulci or sulcus. इनमें क्या होते हैं, ऐसे सल्कस प्रेजेंट होते हैं. सल्कस का मतलब जो इनको क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है. फ्रंटल को पैराइटल से अलग करने वाला, पैराइटल को टेम्पोरल से या फिर ऑसिपिटल से जो सेपरेट करता है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज सल्कस और सल्काई. और कभी कभी एग्जाम में इनके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी लोब को सेपरेट, कौन सा सल्कस, विच सल्काइस और सल्कस इज सेपरेटिंग एंड फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, और द पैराइटल और टेम्पोरल लोब, और द टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब. तो ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. लिखिए. मूव करें. Next, this is basic anatomy only, nothing special. Sulcus or fissure of the cerebrum. So कितने fissures बनेंगे total? 3, not 4, 3. There are 3 fissures. The first one is the central sulcus, which is also known as Rolandic sulcus. Central sulcus or Rolandic sulcus. This is present between frontal and parietal. This is the frontal. ये आपका सामने क्या है, frontal, और इधर क्या है, parietal. इसके बीच में जो ये sulcus बन रहा है, this is the sulcus यहाँ बनेगा. This is known as central sulcus. So the frontal lobe and parietal lobe is separated by a sulcus which is known as central or the Rolandic sulcus. The next one is parieto-occipital sulcus. नेम में ही क्लियर हो रहा है, parietal bone and
दिस इज द पैराइटल एंड पोस्टीरियर वन ऑसिपिटल. इनके बीच में यहाँ पे जो बनेगा, दिस इज द सल्कस. दिस इज नोन एज पैराइटो ऑसिपिटल sulcus which separating the parietal and occipital lobe. And the next one is the lateral sulcus or sylvian sulcus which separate, very important, between parietal and temporal. This is the parietal and here we have the temporal. इनके बीच में ऐसे दो sulcus बनेंगे like this. मैं भी ड्रॉ करूंगा ऐसे. These are known as lateral or sylvian sulcus. So अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, so it will be like this. This is the side one known as, this is the lateral, अरे lobe का नाम. This is the temporal, upper one is the parietal, this is the parietal, and this one is the, this is the temporal, occipital, parietal and frontal. So this sulcus, ये जो sulcus बन रहा है यहाँ पे, this is known as central sulcus. Central sulcus. It is between the frontal and parietal bone. Here we have one more sulcus. This is the sulcus. This is known as parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus. Now this is the sulcus which is present here. This separating parietal bone and temporal bone, and this sulcus is known as the lateral sulcus. Lateral or sylvian sulcus. Sylvian sulcus. So these are the three sulcus which separating the four lobes of cerebrum: frontal, parietal, temporal, occipital. और इनके बीच में आपके ये various sulcus. Identify कर सकते हैं easily. It is very easy to understand or remember. The sulcus which is present in frontal and parietal, it is near to the central part of the brain. That's why central sulcus. Posterior part, the parietal and occipital, it is on the posterior part, which is known as parieto-occipital sulcus. And in lateral side, we have two sulcus: lateral sulcus or a sylvian sulcus. Clear है तीनों? Other names कभी कभी पूछ ले तो याद रखना है. Rolandic sulcus is the central sulcus and sylvian sulcus is a lateral sulcus. बना लिया ये फोटो? वो करें. सो मोस्टली सेरेब्रम को जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स है छोटे छोटे, उनको हम पढ़ के फिर डिजीज पोर्शन, पहले कुछ अदर लाइक जीसीएस है, आपका लंबर पंक्चर है, कुछ इन्वेस्टिगेशन और ये चीजें पढ़ के उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजीज पोर्शन. ठीक लिया? ये तो हमने बना लिया ऑलरेडी. फंक्शन ऑफ सेरेब्रम. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम? So cerebrum has multiple function. It is not a single function. It has multiple function, and different lobe perform different function. Frontal lobe perform different function. Parietal will perform different. This will perform different, and this will perform different. The most easy to remember, that is occipital lobe, because it has only one function, and the function is related to vision. इसका एक ही काम है, दिखाने का काम है. विजन कौन कराता है? occipital lobe. बाकी लोब के मल्टीपल फंक्शन जो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे, बट occipital lobe has only one function, that is vision. So स्टार्ट करते हैं. इसमें जो एक पिक्चर बना हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, इसको भी याद नहीं करना है. आगे वन बाय वन में सारे फंक्शंस आपको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा. सो ये नहीं बनाना है, फंक्शन में आपको लिखना है. दीज आर द फंक्शन. फर्स्ट इज मोटर, सेंसरी एंड मेंटल. So write the function of cerebrum. Function of cerebrum is divided into three parts. One is motor function, second one is the sensory function, and third one is mental function. वन बाय वन तीनों को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मोटर फंक्शन के साथ में. तो आप ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम. एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. सो मोटर फंक्शन स्टार्ट करते हैं. लिख लिया? फर्स्ट लिख लिया मोटर फंक्शन. मोटर फंक्शन, और मोटर फंक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सेरेब्रम परफॉर्म ऑल मोटर और स्केलेटल एक्टिविटी एक्सेप्ट, ओके इसमें लिखा हुआ नहीं है, आगे लिखा हुआ है, परफॉर्म ऑल द मोटर और वॉलंटरी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ विच एरिया? मोटर एरिया. पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि जो भी मोटर एक्टिविटी है उसको कौन परफॉर्म कराता है, तो एरिया का नाम मोटर एक्टिविटी मतलब मोटर एरिया. अब मोटर एक्टिविटी कौन सी? जो हम जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज, दो टाइप की होती है, वन इज वॉलंटरी एंड सेकंड वन इज इनवॉलंटरी. और वॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म बाय स्केलेटल मसल्स. सो स्केलेटल मसल से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेटल मसल्स और विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर एरिया. इस मोटर एरिया के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लॉब. सो अभी हमने लॉब बनाई थी चार. दिस इज द लॉब जो हमने बनाई थी, दिस इज द फ्रंटल. So ये frontal, this is the parietal, temporal and occipital. So this frontal lobe is responsible for all the motor activity. जितनी भी motor activity हम करते हैं वो कौन कराता है? Frontal lobe of the brain. Next, to perform the motor activity, motor area have two areas. अभी मैं draw करता हूँ दोनों areas.
कौन कौन से दो एरिया है जो आपको यहाँ पे समझना है। तो पहले यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, बाद में आप लिखें, इनको लिख बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए। दिस इज द सेरिब्रम, हियर वी हैव द फ्रंटल लॉब, देन वी हैव द occipital and temporal, और दिस इज द parietal। सो हम अभी से किसकी बात कर रहे हैं, और दिस इज द फ्रंटल, नॉट मोटर, इट इज द फ्रंटल। Currently we are discussing about the frontal lobe. In this frontal lobe we have an area, that area is in the blue color, I'm drawing this frontal lobe, and this blue color area is having an area which named as a motor area, and this motor area further divided into two parts. इस मोटर एरिया को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितने पार्ट में, दो पार्ट में। सो आई एम डिवाइडिंग दिस मोटर एरिया इनटू टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर, दो पार्ट कर दिया, दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकंड वन, एंड द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्राइमरी मोटर एरिया। फर्स्ट क्या हो गया आपका, प्राइमरी मोटर एरिया, एंड सेकंड वन इज द फ्रंटल, जो आपका लोब है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया पढ़ेंगे आगे, मैं अभी पढ़ाऊंगा, एंड द नेम ऑफ दिस एरिया इज ब्रोकास एरिया। सुना है, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मोटर एरिया, सेकंड वन इज ब्रोकास एरिया। सो दिस इज द मोटर को हटा देते हैं, अब हम कौन से एरिया लिखेंगे, दो एरिया, फर्स्ट इज प्राइमरी मोटर एरिया एंड सेकंड एरिया इज ब्रोकास एरिया। नाउ अभी आपको इस 2 नंबर वाले एरिया पे फोकस नहीं करना है, इट इज डिफरेंट। मैं आगे इसके बाद, इन दोनों के बाद थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो इस पे आएगा। अभी सिर्फ किस पे फोकस रखना है आपको, जो फर्स्ट एक नंबर मैंने लिखा हुआ है उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है। दिस इज द वन नंबर जो मैंने लिखा है, इसी के ऊपर। सो इसमें इस एरिया का नाम क्या हो गया, प्राइमरी मोटर एरिया, एंड वी हैव वन मोर एरिया व्हिच इज नोन एज ब्रोकास एरिया। In this primary motor area there is one more area drawing in different color, like here. This is the area in green color. This is the specialized type of neuron, and this group of neuron is known as, I should mention here, Broca's area. याद रहेगा, Broca's area. इस ब्रोकास एरिया से रिलेटेड मल्टीपल टाइम एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे बहुत बार, और उसके क्या क्वेश्चन है वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एरियाज जो है, एक लोकेशन थोड़ा दिमाग में, माइंड में क्लियर हुआ। इन आवर बॉडी व्हाटएवर वॉलंटरी एक्टिविटीज वी आर डूइंग, दैट ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय frontal lobe, and in frontal lobe we have a motor area further divided into two specific area, one is primary motor area and second one is Broca's area। ये दोनों याद रहेंगे, प्राइमरी में it is a primary and the green one is a Broca's area। तो स्टार्ट करें। so these are the two area, one is the primary motor area and second one is Broca's area। अब ये दोनों क्या करते हैं मैं अभी आगे अगली स्लाइड पे क्लियर करता हूं, लिख लो एक बार। प्राइमरी मोटर एरिया एंड सेकंड वन इज Broca's area, ये दोनों याद रहेंगे, प्राइमरी में इट इज अ प्राइमरी Broca's area। अब ये दोनों we have specialized area which is known as motor area, and this motor area is present in our frontal lobe and it divided into two specific area, primary motor area and Broca's area। दोनों के फंक्शंस पढ़ते हैं, नहीं लिखा, फर्स्ट लिखें आप। द फर्स्ट इज द प्राइमरी मोटर एरिया। क्या है प्राइमरी मोटर एरिया, बात करते हैं, इसको समझते हैं। सो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, कहाँ सिचुएटेड होगा ये, इन फ्रंटल लोब। नाउ दिस प्राइमरी मोटर एरिया परफॉर्म ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटी और द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट स्पीच मसल। स्पीच मसल की बात करें, स्पीच जानते हो कैसे प्रोडक्शन होता है, स्पीच प्रोडक्शन करने के लिए जो आपका वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स और फेरिंग्स, लैरिंग्स तो आपका वॉइस बॉक्स है और फेरिंग्स भी आपकी हेल्प करेगा। सो लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के अंदर मूवमेंट होगा, अलग अलग मूवमेंट, वोकल कॉर्ड मूवमेंट करेगी और उससे अलग अलग टोन पिच के हिसाब से आपकी साउंड प्रोडक्शन होता है। साउंड प्रोडक्शन तो जानते ही हो, लंग से जब एयर आती है फोर्सफुली, वोकल कॉर्ड में मूवमेंट करती है और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। उस टाइम जो स्पीच मसल्स, लैरिंग्स और आपके फेरिंग्स की मूवमेंट करेगी, उससे आपको जो साउंड आता है उसको कंट्रोल ये प्राइमरी मोटर एरिया या फ्रंटल लोब में जो प्राइमरी मोटर एरिया वो कंट्रोल नहीं करता है। स्पीच प्रोडक्शन इज अ मोटर एक्टिविटी और इज अ सेंसरी एक्टिविटी। स्पीच प्रोडक्शन इज अ मोटर एक्टिविटी और सॉरी नॉट सेंसरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, सॉरी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी में पूछ रहा था। सो स्पीच इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी, इट्स नॉट इनवॉलंटरी। ऐसा थोड़ा कि आप नहीं चाहते फिर भी आवाज आ रही है, पॉसिबल है। आवाज कब आएगी, जब आपकी इच्छा होगी तभी आवाज आएगी। सो स्पीच इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी, एंड हमने तो यहाँ पे लिखा था, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय मोटर एरिया। प्राइमरी हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय मोटर एक्टिविटी, कंट्रोल्ड बाय मोटर एरिया। बट स्पीच के लिए जो एरिया है वो डिफरेंट है और बाकी सारी एक्टिविटी के लिए जो एरिया वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमने मोटर एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। जो वॉलंटरी एक्टिविटीज के दो पार्ट कर दिए, वन इज स्पीच, सेकंड वन इज अदर देन स्पीच। जो भी है अदर देन स्पीच, ये अदर देन स्पीच वाला जो पार्ट है वो कंट्रोल कौन करता है, प्राइमरी मोटर एरिया। लाइक आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, इधर उधर जो भी मूवमेंट आप व्हाटएवर स्केलेटल मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट स्पीच, वो सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइमरी मोटर एरिया। सो लिखा हुआ है परफॉर्म ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट स्पीच, एंड दिस इज लाइक लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया, जहां पे स्पीच मसल्स आपकी प्रेजेंट रहेगी। स्पीच को कंट्रोल करने के लिए
आगे मैं पढ़ाऊंगा ब्रोकास एरिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पीच मसल. बिफोर मूविंग ऑन दैट वी हैव a very important concept here. हाँ लिख लेना, यही है, कहीं नहीं जाएगा. So this is the primary motor area. Should use this one. This is the primary motor area. अब मैं इस प्राइमरी मोटर एरिया को बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है. दिस इज द प्राइमरी मोटर एरिया. जो ये ऐसे था उसको मैंने ऐसे कर दिया प्राइमरी मोटर एरिया. आई विल डिवाइडिंग दिस प्राइमरी मोटर एरिया इनटू टू पार्ट. दो जस्ट इमेजिनरी दो पार्ट कर दिए. एंड हियर वी हैव अ स्पेशलाइज्ड. इस प्राइमरी मोटर एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप की क्या मिलेगी आपको, सेल्स मिलेगी लाइक दिस. इन प्राइमरी मोटर एरिया देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स. These are the specialized cell which present in both part. I'm just dividing into. So ये जो मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मैंने ऊपर बनाया, दिस इज यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोल देंगे अपर पार्ट. ये कौन सा हो गया, अपर, एंड दिस इज द लोअर. प्राइमरी मोटर एरिया के हमने कितने पार्ट किए, दो पार्ट. वन इज upper primary motor area, second one is lower primary motor area, and in this we have a specialized type of cell. This cell is having pyramidal shape cell. इनका shape कौन सा है, pyramid. So these are the specialized pyramidal cells. The cell which is in pyramidal shape and present in the upper part of the primary motor area. Name of the primary motor cell, name की अगर हम बात करें इनको हम बोलते हैं Bed's cell. इनका नाम क्या है, Bed's cells. Name of this cell is known as Bed's cell. क्वेश्चन आता है Bed's cell present in which part of the body or brain? तो प्राइमरली इन द सेरिब्रम. प्राइमरली किसमें, सेरिब्रम में. सेरिब्रम में और डिटेल में जाएंगे तो फ्रंटल लॉब. फ्रंटल लॉब में और डिटेल मोटर एरिया, देन प्राइमरी मोटर एरिया, देन प्राइमरी मोटर एरिया में हम बात कर रहे हैं अभी. सो दोनों में अपर एंड लोअर दोनों में रहेगी, प्राइमरी मोटर एरिया में प्रेजेंट रहती है. सो दीस आर द बेड सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर प्राइमरी मोटर एरिया व्हिच इज इन विच शेप, पिरामिडल शेप. अगर आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो इनका शेप आपको कैसा दिखेगा, पिरामिड शेप दिखेगा. द सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ this primary motor area, these bed cell control the lower part of the body. Lower part of body means in my primary motor area, the red cell which is present in upper part of the primary motor area, they are controlling motor movement of my legs, and those cell which is present in the lower part of the primary motor area controlling the upper extremities, hands. हैंड का कंट्रोल कौन कर रहा है, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है उनको लोअर पे सेल करेगी, एंड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनको अपर एक्सट्रीमिटीज. उल्टा याद रखना, अपोजिट याद रखना. यस, क्लियर हो गया. सो दिस अपर बेड सेल कंट्रोल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर बेड सेल कंट्रोल द अपर पार्ट ऑफ बॉडी. क्लियर यहां तक. सो मोटर part of the body, okay, is present in our primary area, then primary so cells and in the upper part of the primary motor area. This we have a primary motor area के हमने कितने पार्ट किए, दो पार्ट. वन इज upper primary motor area, second one is lower primary motor area, and in this we have a specialized type of cell. This cell is having pyramidal shape cell. इनका shape कौन सा है, pyramid. So these are the specialized pyramidal cells. The cell which is in pyramidal shape and present in the upper part of the primary motor area. नेम ऑफ द प्राइमरी हमने सेल, नेम की अगर हम बात करें इनको हम बोलते हैं बेड्स सेल. इनका नाम क्या है, बेड्स सेल्स. नेम ऑफ दिस सेल इज नोन एज बेड सेल. क्वेश्चन आता है बेड सेल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी और ब्रेन. तो प्राइमरली इन द सेरिब्रम. प्राइमरली किसमें, सेरिब्रम में. सेरिब्रम में और डिटेल में जाएंगे तो फ्रंटल लॉब. फ्रंटल लॉब में और डिटेल मोटर एरिया, देन प्राइमरी मोटर एरिया, देन प्राइमरी मोटर एरिया में हम बात कर रहे हैं अभी. सो दोनों में अपर एंड लोअर दोनों में रहेगी, प्राइमरी मोटर एरिया में प्रेजेंट रहती है. सो दीस आर द बेड सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर प्राइमरी मोटर एरिया व्हिच इज इन विच शेप, पिरामिडल शेप. अगर आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो इनका शेप आपको कैसा दिखेगा, pyramid shape दिखेगा. The cell which is present in the upper part of this primary motor area, these bed cell control the lower part of the body. Lower part of the body means in my primary motor area, the red cell which is present in upper part of the primary motor area, they are controlling motor movement of my legs, and those cell which is present in the lower part of the primary motor area controlling the upper extremities, hands. हैंड का कंट्रोल कौन कर रहा है, जो अपर एक्सट्रीमिटीज है उनको लोअर पे सेल करेगी, एंड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनको अपर एक्सट्रीमिटीज. उल्टा याद रखना, अपोजिट याद रखना. यस, क्लियर हो गया. So this upper bed cell control the lower part of the body, and the lower bed cell control the upper part of body. Clear यहाँ तक. So motor activity in your extremities controlled by which cell, bed cell. These are the specialized pyramidal shape cell which is present in our primary motor area. The cell which is present in upper part of the primary motor area control the lower part of the body or lower extremities, and cell which is present in the lower part of the primary motor area is control the upper extremities. Clear. So यहाँ पे लिखा है सेम, हम बात करते हैं इसकी. The primary motor area consists of special pyramid shaped neurons called Bed's cells. लिख लिया तक, लिख लो जल्दी.
अरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेड सेल का? वेरी पार्ट अपर एंड लिख लिया तक। सेरेब्रम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाकी सिंपल लिखा नहीं यहाँ पे तो आप लिख देंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे अपर बेड सेल कंट्रोल दे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड द लोअर बेड सेल कंट्रोल दे अपर पार्ट ऑफ बॉडी। बता दिया था मैंने ऑलरेडी, लिख लेंगे या मैं लिखूं? लिख लेंगे, वेरी एंड लोअर बेड सेल कंट्रोल अपर एक्सट्रीमिटीज। तो यहां तक जो हमारा बॉडी का मोटर मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, वॉकिंग मूविंग जो भी कर रहे हैं अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का, वो कंप्लीट हो गया कंट्रोल। नेक्स्ट क्या बचता है आपका? जो सेकंड एरिया हमने बात किया था वो था ब्रोकास एरिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकास एरिया। सो ये ग्रीन हमने बताया यहाँ पे, दिस इज द ब्रोकास एरिया। पहला एमसीक्यू जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में आता है कि द ब्रोकास एरिया सिचुएटेड इन व्हिच लॉब, द आंसर शुड बी फ्रंटल लॉब, याद रहेगा। सो ब्रोकास एरिया सिचुएटेड इन फ्रंटल लॉब ऑफ सेरेब्रम। नेक्स्ट, मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो इनडायरेक्टली आता है, नॉट डायरेक्टली। दे विल आस्क यू, अ पर्सन ड्राइव कर रहा है या बाइक राइड कर रहा है और राइडिंग के टाइम उसका क्या हो जाता है, आरटीआर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है एंड नाउ पर्सन इज प्रेजेंटेड विद लैक ऑफ स्पीच, लैक ऑफ स्पीच, इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पीच, नहीं बोल पा रहा है, तो उसके कौन से एरिया में इंजरी हुआ है। सो यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना होगा, एरियाज आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसमें लॉब आइडेंटिफाई करके एरिया आइडेंटिफाई करके उसका नाम आंसर्स में देना होगा। समटाइम क्वेश्चन बोलता है कि सामने यहाँ इंजरी हुई है और उसकी वजह से पर्सन स्पीक नहीं कर पा रहा है, तो कौन से टाइप का स्पीच लॉस होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं पूरा ब्रोकास एरिया के साथ क्लियर करूंगा आपको। सो ब्रोकास एरिया प्रेजेंट इन आवर व्हिच लॉब, फ्रंटल लॉब। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। स्पीच की बात करें तो कितने टाइप है? दो टाइप। द फर्स्ट स्पीच व्हिच इज नोन एज मोटर स्पीच एंड सेकंड वन इज सेंसरी स्पीच। मोटर एंड सेंसरी। मोटर स्पीच मींस अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज माय मोटर स्पीच। जो मैं स्पीक कर रहा हूं अभी, ये मेरा क्या है, मोटर स्पीच है। जो आप साउंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज योर मोटर स्पीच। मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज माय मोटर स्पीच एंड व्हाटएवर आई एम सेइंग यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। आप जो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू विल गिव रेस्पॉन्स टू मी। सो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, दैट इज कम अंडर द सेंसरी स्पीच। देयर आर टू एस्पेक्ट, वन इज स्पीच प्रोडक्शन, दैट इज मोटर पार्ट ऑफ द स्पीच, एंड सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग स्पीच, उसको समझना, दैट इज कम अंडर द सेंसरी स्पीच। बस ध्यान ये रखना, देयर शुड बी नो लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। आप पता नहीं कुछ ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो मुझे नहीं आती है, इनको नहीं आती है, और बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा है, इसका तो पॉइंटिक्स एरिया गया। वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दैट इज नॉर्मल। वो सम डिफरेंट थिंग, लैंग्वेजेस बैरियर नहीं होना चाहिए। लाइक आप जो स्पीक, जो उसको पर्सन पहले बोलता था, हिंदी बोलता था, इंग्लिश बोलता था, या जो भी लैंग्वेज बोलता था, उसी में उससे बात करनी है। एंड इफ द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन समथिंग इज देयर इन सेंसरी स्पीच। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि स्पीच के कितने टाइप है? दो टाइप है, वन इज मोटर स्पीच एंड सेकंड वन इज सेंसरी स्पीच। मोटर स्पीच इज रिलेटेड टू ब्रोकास एरिया, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में हम कब करेंगे? बाद में अगला एरिया आएगा तब डिस्कस करेंगे। मोटर स्पीच, इट इज रिलेटेड टू ब्रोकास एरिया। नाउ मोटर स्पीच, या इसके अगर मैं अदर नेम की बात करूं, एक और अदर नेम, तो दो नाम आप पढ़ेंगे, वन इज एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, एंड सेकंड वन इज रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव मींस व्हाटएवर थॉट कम इन योर माइंड, यू आर एक्सप्रेसिंग देम टू अदर्स। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। किसके थ्रू, कौन सी स्पीच के थ्रू होगा वो? मोटर स्पीच के थ्रू होगा। एंड रिसेप्टिव का मींस जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको आप रिसीव कर, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मींस रिसीव करना। सो रिसेप्टिव इज अ टाइप ऑफ सेंसरी स्पीच एंड एक्सप्रेसिव इज अ टाइप ऑफ मोटर स्पीच। जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं थ्रू द वोकल, दैट इज कम अंडर द मोटर स्पीच, एंड जो आप समझ रहे हो किसके अंदर आएगा, रिसेप्टिव स्पीच। तो स्पीच के जो पहला टाइप है मोटर स्पीच है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिव स्पीच। दिस इज कम अंडर विच एरिया, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया कौन से पार्ट में है? फ्रंटल लॉब में। नाउ इफ एनी पर्सन इज सफरिंग विद इंजरी इनटू द फ्रंटल लॉब, if any person is suffering with injury in frontal lobe, then your motor speech or expressive speech will loss। speech क्या हो जाएगा? loss हो जाएगा, speech loss। and जब speech loss हो जाएगा तो person speak नहीं कर पाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, aphasia, that is known as aphasia। so there is a simple condition which is known as aphasia, loss of speech, lack of speech is known as aphasia। अब मेरी ओर से तीन वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग आपको बताए हैं। the first one is aphasia, second one is aphonia, and third one is, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, एलोजिया। यस, तीनों वर्ड समझ में आ गए क्या लिखा हुआ है? किसी को लग रहा हो कि सर अभी वर्ड ही समझ नहीं आया तो वो पूछ लो, बता देता हूं मैं, हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही हो। आगे, अफेजिया, एफोनिया एंड एलोजिया। हाँ बताओ, व्हाट इज आपके पीछे, आपके पीछे, हाँ भी बता दो, ठीक है। अफेजिया क्या होता है? व्हाट इज अफेजिया?
है brain damage is simple meaning in one word, in two words. है speech loss. Okay, बैठ जाओ. Aphasia is the speech loss. हाँ, आपके पीछे aphonia है inability to speech. मैं यही लिख सकता हूँ क्या, या अलग लिखूं? inability to, मीनिंग तो आई थिंक सेम ही है. स्पीच लॉस होना या इनएबिलिटी टू स्पीक दोनों एक ही बात होते हैं, अलग अलग है. कोई नहीं, अभी देखेंगे. यस, नेक्स्ट. थर्ड वन इज एलोजिया. हाँ बताओ, व्हाट इज एलोजिया? है क्या? मैं क्या लिखूं यहाँ पे? है स्पीच लॉस. ओके, ब्रोकास भी ठीक है और वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी बोल नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलोजिया. ओके, बैठ जाओ. सो स्पीच लॉस, और इसके आगे इन्होंने जो बताया मैं समझ गया, वो मैंने लिख रहा हूँ, वो हिंदी में बताया मैंने समझ लिया. ओके, सो जब हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, इसका मीनिंग भी जो इन्होंने बताया, इसका मतलब क्या है, वो ये सेम ही है जो इन्होंने बोला, वो है यही लिख सकता हूं मैं. क्या लिख सकता हूँ? स्पीच लॉस. सो तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ स्पीच, दैट इज नोन एज अफेजिया. लॉस ऑफ स्पीच, दैट इज नोन एज अपोनिया. लॉस ऑफ स्पीच, दैट इज नोन एज एलोजिया. If all three words have same meaning, then why we have three words? क्यों हमारे पास तीन ऐसे वर्ड रखे गए, एक ही रख देते हैं? क्यों इतनी मेहनत हमें करानी पड़ रही है? अभी अभी बताएंगे, बताएंगे, वेट करो भाई. कौन बताएगा? What is the difference between these three? मीनिंग तो तीन. यस, बताओ आगे से. हाँ बताओ. थ्री टर्म के पास क्या चला रहे? मोबाइल. बैठ जाओ, बैठ जाओ. वर्निक्स डैमेज होगा. ओके, और अगर किसी का वर्निक्स डैमेज हो गया तो कहाँ रखेंगे? If any person is suffering damage in the Wernicke's area and that person is also present with speech loss, वो उसमें भी स्पीच लॉस होगा. अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, उसको किस में रखेंगे? बोल पाएगा किस में? सेकंड वाले में. उसके नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पूछ रहा हूं कि अगर वर्निक्स एरिया डैमेज है तो उसको तीनों में से किस में रखोगे? एलोजिया में रखोगे? अरे उनसे पूछ के थोड़ा बताना है वो क्या मॉडरेट आपके वो है? ओके, सो बैठ जाओ. देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस थ्री वर्ड इज सेम. स्पीच लॉस, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है. स्पीच लॉस होना वो सेम है तीनों का. द डिफरेंस ऑफ दिस थ्री वर्ड इज इन अफेजिया, simple one word, that is brain damage. Brain damage. When a person brain is damaged due to any reason, like in accident or any type of head injury or any type of other condition due to hypoxia or any other reason, if brain is damaged, the person lost the speech and that speech loss is known as aphasia. अगर brain damage होता है और उससे voice नहीं आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Aphasia. And this aphasia further divided into two types. One is, oh, the first one is expressive aphasia. Expressive aphasia. And second one is receptive aphasia. Receptive aphasia. Or in other word I can mention motor aphasia and sensory aphasia. So जो आपने ब्रोकास बोल रहे हैं वो किसका है? Expressive aphasia. Expressive aphasia कब होगा? When Broca's area is damaged, then person will have expressive aphasia, and when the Wernicke's area is damaged, then person will have receptive aphasia. And both areas are present in our brain. brain में ही होते हैं. So brain damage होने से अगर aphasia हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Brain damage होने से speech loss हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? Aphasia. और ये जिस एरिया में डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिख देंगे. It may be possible कि a person is presented with damage in both areas, Broca's as well as Wernicke's. दोनों भी तो डैमेज हो सकते हैं. So person will lose the expressive as well as receptive both. And in this situation, when both type of speech is lost, that is known as global aphasia. That is known as global aphasia. So I think aphasia term का meaning clear हो गया. What is aphasia? Clear है. Next, second term is aphonia. It is aphonia. In this situation, person has a normal Broca's area and normal Wernicke's area. There is no problem in brain. Brain में कोई problem नहीं है. But the main problem which is present here, that is in brain damage, aphasia, and when your voice box, or we can say larynx, having any problem, voice box या larynx में कोई problem है, और अगर person का speech loss होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? Aphonia. When there is a damage in your voice box or larynx, like tracheostomy कर दिया. ट्रेकोस्टोमी करने के बाद पर्सन स्पीक नहीं करता है, क्योंकि अब जो एयर सारी है वो कहां से निकल जाती है? ट्रेकोस्टोमी से यहां निकल जाती है और लैरिंग्स ऊपर है, ऊपर जा ही नहीं रही है, वोकल कॉर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है. सो देयर विल बी नो साउंड इन केस ऑफ ट्रेकोस्टोमी. तो ट्रेकोस्टोमी में जो स्पीच लॉस हो रहा है उसको हम यहां पे अपेजिया नहीं बोलेंगे. इट इज नॉट अपेजिया, दैट इज नोन एज अफोनिया बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम इन योर वॉइस बॉक्स. क्लियर? नेक्स्ट, एलोजिया. व्हेन योर ब्रेन इज नॉर्मल, no problem in the brain. When your voice box is also normal, but still person is having loss of speech, no voice is there. It is mainly present
आपने कंडीशन पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं स्टूपर, जानते हो? स्टूपर, पर्सन ऐसे बैठ जाता है, म्यूट एंड मोशनलेस, सुना है? वो चुपचाप सुबह शाम तक मूर्ति की तरह बैठा रहेगा। स्टीरियोटाइपिंग और पढ़े होंगे ऐसे, केटालेप्सी, केटालेप्सी, केटालेप्सी होता है, केटालेप्सी और केटाप्लेक्सी अलग होता है, वो अलग, केटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सो ऐसे बैठ गया, सुबह गए ऐसे बैठा है, शाम को आए ऐसे बैठा है, नो मोशन, no speech, mute and motionless. So this is the alogia which is occurred due to the psychiatric problem or psychological problem. It is due to psychological, you know difference between psychology and psychiatry? बताओ किसने ये सर बोला सबसे पहले? कौन बताएगा किसने बोला सबसे पहले आगे से? है कौन, किसने बोला? बताओ, पिलर के, आप नहीं बोला? नहीं बोला, किसने बोला फिर? हाँ बताओ, है हाँ बताओ, what is difference between psychiatric and psychology? It is, है सेम ही है, वाओ, बताओ बताओ, हाँ बताओ, ये बता रहे, चलो बताओ बताओ बताओ, अरे साइलेंट हो जाओ। साइकियाट्रिक, नहीं नहीं एलोजिया नहीं पूछ रहा हूं मैं सिंपल साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी वर्ड जो सब्जेक्ट होता है ना, उनका डिफरेंस पूछ रहा हूं, क्या होता है डिफरेंस? स्ट्रेस की वजह से होता है, और साइकियाट्रिक है किसकी वजह से? डिजीज है, कौन सी है? साइकोलॉजी में नहीं रहती है? यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजी? वेरी गुड, है ग्रेट, कोई भी नहीं बता सकता डिफरेंस। हाँ बताओ भाई बताओ, हाँ बताओ, डोंट चेंज माय कॉन्सेप्ट फर्स्ट। हाँ हाँ रुको भाई, रुक जाओ, उनका सुनने दो, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिक, नॉर्मल है तो साइकोलॉजी, ओके ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, ओके इसके साथ कौन एग्री करता है? बैठ जाओ। यस आप क्या बता रहे, बताओ। तो साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी में आता ही नहीं है, और साइकियाट्रिक में वर्ड आया था साइकोलॉजी, इट इज नॉट माय सब्जेक्ट एंड आई एम नॉट लोगोस, तो आप जानते हैं साइक, साइक का मीनिंग तो सबसे पहले बताया गया इन फर्स्ट एरा, द मीनिंग ऑफ साइक इज सोल, सोल। सो जब सोल बनाया गया इसका मीनिंग, तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला सोल का मीनिंग जानते हो? व्हाट इज सोल? आत्मा, हिंदी में बोलते हैं आत्मा। सो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि यू आर सेइंग द साइक मींस सोल, वेयर इज द सोल, बोल के दिखाओ हमें, आप सेंस ऑफ सोल, देन कैसे करोगे ट्रीट जब कोई चीज है ही नहीं? तो जिसने नया वर्ड दिया, उन्होंने बोला सब माइंड, माइंड भी नहीं होता है, से माइंड भी डेवलप करता है, होता है ब्रेन, लेकिन माइंड सीधा कहां लेके आपको? माइंड रियलिटी में कैंसर एट लास्ट, आप किसी भी पर्सन का बिहेवियर होता है, आप बता देते हैं, तुरंत बताते हैं, द रियल डेफिनेशन कैन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के नॉन एज साइकोलॉजी, पर्सन विल डेवलप सम प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर, सम टाइम मिक्स टाइप ऑफ, जैसे जो आपको प्रॉब्लम डायग्नोसिस वो सारा किसमें आएगा? हियर वी साइकियाट्रिक नर्सिंग अगेन, नो वर्ड क्लियर हो गए, अदर बाकी श्री सर एक्सपर्ट है वो साइकियाट्रिक ज्यादा, आई नो मोर देन मी, और दे विल टीच यू वेरी, दिस डायग्नोसिस वो सारा किसमें आएगा? साइकियाट्रिक में, बाकी डिटेल कौन पढ़ाएंगे? सर पढ़ाएंगे। सो दिस थ्री वर्ड क्लियर, तीनों वर्ड क्लियर हो गए, अदर बाकी श्री सर एक्सपर्ट है वो साइकियाट्रिक ज्यादा, आई नो मोर देन मी, और दे विल टीच यू वेरी वेल, वेरी सून दे विल स्टार्ट द साइकियाट्रिक नर्सिंग अगेन, एंड आपका जो बचा जो भी पोर्शन स्टार्ट किया, 2 क्लास हुई, उसके बाद आगे सर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, तीनों क्लियर हो गए? तो हम किसकी बात कर रहे थे? हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया में क्या प्रॉब्लम होगा? फ्रंटल लॉब में आपका स्पीच लॉस व्हिच इज नोन एज अफेजिया, व्हिच टाइप ऑफ अफेजिया रिलेटेड टू ब्रोकास एरिया? एक्सप्रेसिव अफेजिया, चलिए लिख लेते हैं इधर क्या लिखा है। नेक्स्ट इज द ब्रोकास एरिया, कहां सिचुएटेड होगा? फ्रंटल लॉब, रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्पीच मसल, हमने लिखा था स्टार्टिंग में, ऑल द वॉलंटरी मसल मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी मोटर एरिया एक्सेप्ट स्पीच मसल, तो स्पीच मसल को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रोकास एरिया। Alogia is a very important symptom of schizophrenia. When you discuss about the schizophrenia, there are 4 symptom of schizophrenia, and पढ़ा है कभी? वहां पे आएगा 4 के बाद में एक और सिम्टम हम एलोजिया पढ़ते हैं। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज व्हिच इज नोन एज ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, डिमेंशिया, डिमेंशिया, एंड इट इज आल्सो वेरी कॉमन इन डिप्रेसिव पेशेंट, सीवियर डिप्रेशन। सो ये सारी डिजीजेज आप पढ़ेंगे, साइकियाट्री के बारे में सर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में आगे। और साइकियाट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट, अगर आप साइकियाट्री की बात करें तो। नेक्स्ट आगे, अभी आ जाइए इधर, बाद में जाके आप ये लिखोगे सर सारे सब्जेक्ट इजी है तो टफ कौन सा है? बट इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, साइकियाट्रिक सच में बहुत इजी सा है। साइकियाट्रिक सब्जेक्ट जो है वो मैंने इन स्टार्टिंग फेज ऑफ माय टीचिंग ईयर, सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक से ही स्टार्ट किया था। 5 ईयर तक मैंने साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी पढ़ाया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं परिपूर्ण निपुण हो गया उसमें, मुझे वो आने लग गया था। फिर उसके बाद मैंने वो पढ़ाया जो मुझे आता था, नहीं आता तो पढ़ा ही नहीं सकते, कैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था और इमरजेंसी कहीं था नहीं, तो नया सेगमेंट प्रिपेयर करना था। जो प्रिपेयर्ड है वो तो पढ़ा ही रहे हम लोग, पर जो नया प्रिपेयर करना था वो हमने स्टार्ट किया।
और वो हम इमरजेंसी नर्सिंग जो आजकल पढ़ा ही रहे हैं आपको। उसके साथ साथ में मेरा जो सबसे सिंपल और इजी और फेवरेट सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, पढ़ा दिया आई थिंक आपको। और रिनल तो मेडिकल सर्जिकल का पार्ट है। मेडिकल तो भाई आप डैमेज, अगर इस एरिया में डैमेज हुआ तो क्या होगा? ब्रोकाज एरिया डैमेज, देन पर्सन विल सफर विद अफेजिया। कौन सा होगा? अफेजिया। अफेजिया का मीनिंग हो गया लॉस ऑफ स्पीच, और यहाँ पे कौन सा स्पीच लॉस हो जाएगा? अफेजिया व्हिच इज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिव। क्लियर है? से निकल जाती है, ट्रेकेस्टोमी से यहाँ निकल जाती है, और लैरिंग्स ऊपर है गया, ऊपर जा ही नहीं रही है, वोकल कॉर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो देयर विल बी नो साउंड इन केस ऑफ ट्रेकेस्टोमी। तो ट्रेकेशन नो स्ट्रेस की वजह से होता है। तीनों क्लियर हो गए? तो हम से बढ़ाएंगे, उससे इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ओ यहाँ पे लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा इन्होंने, लिख दो अफेजिया। कौन सा अफेजिया? विच इज मूव करें नेक्स्ट, मूव करें हमारे कि अब कोई है ही नहीं, क्या है हमारे इन स्टार्टिंग चला गया। मैंने वेरी कॉमन सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा, आप ले लो, पता नहीं क्या जेनेटिक्स, तो सोशियोलॉजी भी अभी तक अभी थोड़ा इसलिए पेंडिंग है, पढ़ना बाकी। हमेशा लाइफ में हमेशा ये रखना है कि हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें तो जो भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट है फॉर यू आने पर है या जो भी पोस्ट पे है, हमें कैसे पढ़ाएगा? चाहे कि हमें भी देखिए वहां की कोचिंग मिलेंगे। तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन मोटर कंप्लीट। मोटर के अंदर हमने क्या बात किया? वन मेजर एरिया इज प्राइमरी मोटर एरिया। In primary motor area, there is an area which is known as Broca's area. Both are responsible for all the motor activity in our body. Motor activity divided into two part. One is primary के through जो other than speech, and Broca's के through speech motor activity. दोनों के रिलेटेड हमने बात किया। In motor area, in primary motor area, there are specialized type of cell which is known as head cell, which control the motor activity of upper and lower extremities. Opposite याद रखना है. And in Broca's area, it is responsible for expressive speech. It is related to expressive speech. Next, we have the second function which is known as sensory function, sensation related to. So sensory organs जानते हैं, there are 5 sensory organs in our body, जानते हैं? उन्हीं sensory organ की हम बात करेंगे one by one. The first one is an olfactory area. Olfactory is related to smell. नर्व जो है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Olfactory nerve is a which cranial nerve? First, second, third, fourth. So olfactory is always come at the first cranial nerve. It's a first cranial nerve and it is related to smell, means nose. And the nose is very near to this area. इसके पास में होता है, बहुत ही पास में. ये वाला तो खत्म हो गया. It is related to motor. बचा कौन सा? ये और ये. Parietal, temporal and occipital. So it is very near to this area. So remember that the olfactory area is present in your which area, which lobe? The temporal lobe. It is related to temporal lobe. So olfactory area present in your which lobe? Temporal lobe. The olfactory nerve is the nerve. आपने पढ़ा होगा relay station, जानते हो? Sensory relay station is which organ is known as the sensory relay station of body? Very good. A railway station is like railway station. Railway station is like railway station, and railway station is the station where all the train is up and down ऐसे होती है, आती है जाती है. That is known as railway station. Same like we have a railway station through which all the sensory nerve is moving in and out. जो भी nerve होगी sensory nerve वो उस organ के अंदर होके बाहर निकलेगी. That area, that organ is known as the thalamus. That is thalamus. Thalamus is the sensory relay station. आगे पढ़ाऊंगा मैं. But the one nerve which does not interested to go in the thalamus and then in the area जो भी उसका है, and that nerve is olfactory nerve. So we have 12 sensory nerve. 12 होती है cranial nerve. All the cranial nerve जो आपकी मूव करेगी कहाँ से? थैलेमस से. एक्सेप्ट दिस olfactory, ये डायरेक्ट ही जाती है सीधी, बिल्कुल पास में है, इसको उतना घूम के नहीं जाना है थैलेमस के पास. Situated in temporal lobe and it is responsible for the sense of smell through cranial nerve 1, olfactory nerve. So अभी recently एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. A person is suffering with lack of smell. What is the term used for the lack of smell? That is known as anosmia. Nose means nose. ए मतलब nose नहीं है जिसके, वो anosmia. याद रहेगा कुछ ऐसे? Anosmia. Lack of smell, sense of smell. Anosmia. Anosmia, nose. ए मतलब absent है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Anosmia. Lack of sense of smell. So क्वेश्चन आया था, a person is suffering with anosmia. Which of the following cranial nerve is responsible for this
प्रॉब्लम एंड ऑप्शंस आर 1 2 3 4. सो वहां पे क्या है, पहले आपको अनोजमिया का मीनिंग पता होना चाहिए, देन एसोसिएटेड एरिया जो है वो पता होना चाहिए, एंड उससे एसोसिएटेड नर्व का नेम वो पता होना चाहिए, एंड देन उसका नंबर पता होना चाहिए. सब कुछ एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया. तो अनोजमिया मींस लेक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. इट इज रिलेटेड टू this olfactory area and it is controlled by cranial nerve number first which is known as olfactory nerve. तो आपको आंसर देना था cranial nerve first. तो ये क्या हो गया, responsible for the sense of smell through the cranial nerve number first olfactory nerve. And dilated disorder क्या हो गया, anosmia. It is lack of sense of smell, lack of sense of smell, that is known as anosmia. याद रहेगा, इसमें लिखा होगा आई थिंक. Dilated disorder is anosmia. This is the first sensory function of our brain, cerebrum. मूव करें. Yes. Next is the second area, that is acoustic area. Acoustic area is related to, acoustic is the hearing. Acoustic area is related to hearing. So hearing कौन कर बताए, आंखें, अरे ear. Acoustic area is related to ear. So acoustic area is related to hearing and it is done by the cranial nerve number 8. This nerve has two parts, vestibular and cochlear. The part which is responsible for hearing is vestibular or cochlear. Vestibular, very good. The cochlear nerve is responsible for hearing. Vestibular nerve is balancing. Cochlea is part of ear which is responsible for hearing. So acoustic area, first thing location. Ear कहाँ होता है इधर, इसके पास में कौन सा एरिया, टेम्पोरल. आंसर क्या लिखना है, टेम्पोरल. The acoustic area or area for hearing is present in your temporal lobe because it is just near to ear. बिल्कुल ईयर के पास में, तो ये याद रखना है, इसके पास होता है. सो एरिया का प्रेजेंट रहेगा तो आंसर लिख दो टेम्पोरल लोब में. देन receive impulses related to cranial nerve number 8, vestibulocochlear nerve. Which part of the vestibulocochlear nerve, cochlear branch. And related disorder, if any person is lose the sense of hearing, known as, क्या बोलेंगे hearing loss को, deafness, deafness, deafness जो भी बोले आप, loss of hearing is known as deafness. So deafness or loss of sense of hearing. And I think hearing का डिटेल में टोटल आपको सर पढ़ाते हैं, ईयर जब पढ़ाते हैं तब. Yes, two types of hearing loss. One is conductive hearing loss and sensory hearing loss. Conductive hearing loss which is present in related to external ear, and sensory is related to inner ear. Cochlear part related hearing loss, that is sensory, and external part से जो auditory canal and middle ear वहाँ पे जो problems होती है उसको हम क्या बोलते हैं, conductive hearing loss. जो साउंड के या वाइब्रेशन जो भी सेंस, जो वॉइस का जो साउंड का जो आपका कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. सो कंडक्टिव लॉस करेक्टेड बाय पुटिंग हियरिंग एड्स. हियरिंग एड लगा दो, जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा एंड कंडक्शन प्रॉपर होगा तो हियरिंग प्रॉपर हो जाएगी. एंड पर्सन इज हैविंग सेंसरी हियरिंग लॉस, देन उसमें आपको कॉक्लियर इम्प्लांट और सम जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट अंदर का वो करना पड़ेगा, उसमें और कोई हियरिंग एड का रिक्वायरमेंट. तो कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अ पर्सन इज सफरिंग विद सेंसरी हियरिंग लॉस, द प्राइमरी मैनेजमेंट इज हियरिंग एड एंड दिस एंड सर्जरी. तो आपको वहां ध्यान सोच के देना है आंसर, और बाकी डिटेल में सर पढ़ाएंगे. लिख लिया ये. नेक्स्ट द सेंसरी फंक्शन इज थर्ड वन व्हिच इज टेस्ट. टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसी के लिए तो जी रहे हैं सर. ये ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है. सो इन आवर टंग वी हैव थ्री एरियाज व्हिच इज रिलेटेड टू टेस्ट. यस, जानते हो 3 एरियाज. So this is the anterior part of the tongue, this is the lateral part of tongue, and this is the posterior part of tongue. Very interesting and very important part is the posterior part. We know that कौन सा अच्छा लगता है टेस्ट, स्वीट. और वो स्वीट आगे होता है टंग के टिप पे. क्या होता है, टिप पे होता है, खाते ही पता चल जाता है ऐसे मीठा है, पता लगा रहता है. बट प्रॉब्लम क्या है, अगर स्वीट पीछे होता है तो भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता. इफ इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ स्वीट है तो खाना ही है. प्रॉब्लम क्या है, द पोस्टीरियर पार्ट इज रिलेटेड टू बिटर टेस्ट. नाउ द थिंग्स व्हिच यू हैव, लाइक आप कुकुम्बर ले गए, ककड़ी, और उसको खाया, मैश किया, और फिर पीछे जब गया तो पता चला क्या है, और वो आधा तो अंदर चला गया, आधा बाहर है, और आपको लग रहा है अब कड़वा है. तो अगर वो पहले ही पता चल जाता टिप पे ही कि बीटा टेस्ट है तो उसको हम क्या करते, फेंक देते. होता है कि नहीं होता है. सो इट इज अ बिग प्रॉब्लम, बीटा टेस्ट. सो एंटीरियर इज फॉर स्वीट, posterior is for bitter, कड़वा टेस्ट, and this lateral is for sour, sweet, sour and bitter. So these टेस्ट जो आपको फील होते हैं, जितने भी टंग से टेस्ट आप करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसका नाम क्या है, टेस्ट एरिया. ये टेस्ट गलत लिखा है सही लिखा है, सही है.
वेरी गुड। सो ये एरिया कहाँ होगा? ओ मैंने पहले बता दिया। टेस्ट एरिया, इट इज इन योर पैराइटल लॉब ऑफ द ब्रेन। जो आपका पैराइटल लॉब है यहाँ पे क्या रहेगा? टेस्ट एरिया होता है जिसके थ्रू आपको सेंसेशन फील होता है। सो टेस्ट एरिया इज द पैराइटल लॉब एंड रिलेटेड नर्व, दो नर्व होती है टेस्ट के लिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दिस इज द टंग, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दिस इज द एंटीरियर and this part is 2/3 of the tongue, and this is the posterior which is 1/3 part of the tongue. Anterior 2/3 इसका कंट्रोल अलग नर्व से होगा एंड इसका कंट्रोल अलग नर्व से होगा. Anterior 2/3 is controlled by cranial nerve number 7, and posterior 1/3 is controlled by nerve number 9, the facial nerve and the glossopharyngeal nerve. These are the two nerves which is responsible for the control of taste. So anterior 2/3 is controlled by the sensory branch of facial nerve, and the posterior 1/3 is controlled by the sensory branch of glossopharyngeal nerve. So this is the facial nerve 7 which is control the anterior 2/3 of the tongue, and the glossopharyngeal nerve which control the 1/3 part of tongue. If any person who is suffering with a lack of test नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? कोरोना हो गया, कोविड हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब था उस टाइम ये बहुत था, सब टेस्ट करके देते हैं, हाँ अभी तक तो आ रहा नहीं हुआ है, जब टेस्ट चला जाएगा तो क्या हो गया? कोरोना. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. What is the term used for the lack of sense of taste? Lack of sense of taste, टेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं पता है? That is known as ageusia. The term which is used for the lack of sense of smell is taste is ageusia. That is known as ageusia, lack of sense of taste. Oh, I'm always writing TEST, it is wrong. Test, lack of sense of taste. Then next we have the very important area which is related to vision, आंखें. मुंह करे, मुंह करे, तो क्लास होगा नहीं होगा? था वो सारा क्या करना है? मेडिकल सर्जिकल की बात, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिजल्ट तो पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया? और जेनेटिक भी पढ़ाना है? कोई नहीं, उसके बाद जेनेटिक्स पढ़ाएंगे फिर आपको. लिख लिया? टू द पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, फील जो आप करते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, दीज ऑल रिलेटेड टू सोमेटो सेंसरी एरिया. होता है जैसे आप हाथ लगाते हैं, गर्म है हाथ फेंक देते हैं, गर्म था नहीं होता है, रोटी बनाते टाइम हाथ ऐसे जलता है, हाथ ऐसा जाता है. सो ये सेंस कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस सोमेटो सेंसरी एरिया, एंड दिस एरिया इज सिचुएटेड इन योर parietal lobe. So somatosensory area is situated in parietal lobe, and it carries the impulses related to pain, pressure, vibration, touch, temperature. And if any person is having lack of this sensation, अगर इनका loss हो गया तो क्या बोलेंगे? Very simple term, that is anesthesia, lack of sensation, anesthesia. So related disorder is anesthesia. This is clear. The last area which is the occipital area, occipital lobe के related visual area, area for vision, optic area. देख लिया? मूव करें? यस यस सर. एरिया, हाँ एरिया नहीं बताता हूँ, एरियाज बताता हूँ. लिख लिया? मूव करें? क्या लिखते हो? देखने तो मेरे को एक बार, ऐसे ही बोलते हो या सच में ही नहीं लिखते हो, क्या है? हैं? हैं? This is the last area, that is visual area. हाँ? क्या? हाँ, this is present between periosteal durameter and the meningeal durameter in दोनों के बीच. So the first one ये जो जाएगी, this is the meningeal durameter, and the second one this is the बाहर वाली जो रहेगी वो periosteal durameter. दो नहीं हुआ ना, ये एक जैसे ऊपर की जो ये यहाँ बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी वो तो ऐसे ऊपर रहेगी, अंदर की मेम्ब्रेन ऐसे साथ में दोनों चिपकी हुई, यहाँ तो यहाँ जाने के बाद अलग अलग होगी, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे बनाएगी और हो जाएगी. तो ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, ये मेनिंजियल, ये पेरियोस्टियल. The next one is visual area. So before moving on this area, there is a question जो इन्होंने पूछा था. जब आप इन डिटेल जब आप जाएंगे ब्रेन में, जैसे मैं इस एरिया की बात करूं,
So this is the occipital area. So in our detail study, जब हम brain को और ज़्यादा deep करें, अगर इसको और open करें और deep जाएं, so in our cerebrum we have the different type of areas. Area number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Different types of multiple areas is there in our brain, and it will start from frontal lobe. Like in this occipital area, there are 3 areas. The area number, it is the area number 17, area number 18, and area number 19. So इस लोब में अलग एरियाज होंगे, इस लोब में अलग एरियाज होंगे, इस लोब में अलग एरियाज होंगे, टोटल ऐसे मल्टीपल एरियाज बने होते हैं, एंड एवरी एरिया हैज डिफरेंट एक्शन. जैसे अगर मैं इसमें आपको समझाऊं इस एरिया में, सो मैं वो एरियाज आपको नहीं लिखवाता हूं, उसका रीजन कि वो हमारे एग्जाम के व्यू से अगर हम बात करें तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इट इज रिलेटेड टू व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर. जब आप सर्जरी करने जा रहे हैं और वहां पे जब आप और डीप जाएंगे, देन यू विल सी दिस एरिया के बारे में आप जानना जरूरी होता है कि कौन से एरियाज के ऊपर हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डैमेज हो सकता है. सो हमें इतना उस डीप में नहीं जाना है, बट याद रखने के लिए जैसे मैं इस एरिया की बात करूं हॉस्पिटल में, देयर आर 3 एरियाज. वन इज 17, 18 एंड 19 इन हॉस्पिटल. एंड हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है? ओनली वन फंक्शन, दैट इज विजन. सो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ दिस एरिया, व्हेन अ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंटर इन देयर होल, जब एक गर्ल्स एंटर होती है, अरे वो नहीं करना है, always remember girls is always beautiful, like a boy is always handsome as the girls is beautiful. It nothing. So हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुआ, सुनो, अरे सुन लो. एक बार क्या हुआ, एक कार्ड किसी का लिखा गया, इनविटेशन कार्ड होता है ऐसे लिखा किसी का, तो 3 कार्ड साथ में भेजे. एक क्या लिखा, श्रीमान दिस दिस दिस, एक लिखा श्रीमान दिस दिस, एक लिख दिया आरसी कुमावत, और वो कार्ड भेज दिया, और वो तीनों कार्ड उसने पढ़ लिया आरसी कुमावत ने. इसके श्रीमान लगाया, इसके श्रीमान लगाया, और मेरे क्यों नहीं लगाया. और इस बात पे वो जिम नहीं गया, लड़ाई हो गई कि मेरा इधर क्यों नहीं लगाया. सो एज लाइक कि जब नाम के आगे हम जो रेस्पेक्ट के लिए लगाते हैं, इट्स लाइक सेम व्हेन यू आर सेइंग अ गर्ल, इट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस. इंग्लिश में जब हम बात, इट इज नॉट सही नहीं है, अच्छा नहीं है. तो जब भी गर्ल्स वर्ड है तो उससे पहले क्या लगाना है, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंटर इनटू द, इट इज लाइक श्रीमान आरसी कुमावत, वैसा ये ब्यूटीफुल गर्ल, समझ गए. सो व्हेन व्हेन अ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंटर इन अ होल, क्या होगा, आपकी जो ये कैमरे वाली आंखें हैं, विल कैप्चर द इमेज. सबसे पहले क्या करेगी, ये image capture करेगी, they will capture the image, and this image transfer to the occipital area of the cerebrum. This image transfer to the occipital area of the cerebrum. Now the area number 17 will receive this image. This area number 17 receive this image. It इसका काम सिर्फ क्या करना है, just receive the information, whatever information is arising from the eyes, that is received by your area number 17. When after receiving this information, it will transfer the information to area number 18. इसका काम यही है, receive करके उसको देना. This is the receiver. 17 number is a receiver. It receive the information and transfer to the area number 18. Now this area number 18, it is very important. This area number 18 is a type of, it's a like of a storage box. It is like a storage box, and it stores all the previous images which you captured through this camera. इन आंखों से जो भी पिक्चर आपने कैप्चर करी थी वो सारी कहां स्टोर्ड है, area number 18. Now this information which arise from area number 17 will be matched with all the previous images, all the previous stored images. So ये area number 18 क्या करेगा, इस information को पुरानी information के साथ मैच करेगा, and वो आपको ये बताएगा कि ये जो पिक्चर आई है मेरे पास, यहाँ पे जो भी पिक्चर आई है, ये पिक्चर पहले थी या नहीं थी. if थी तो वो किसको देगा, 19 को देगा कि यस ये वो है, और नहीं थी तो ये नहीं थी. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं जिसको खड़ा करूंगा कोई यहाँ पे बताएगा आंसर. ओके, पहले खड़ा कर देते हैं, कौन पढ़ेगा, आई विल राइट इन सेंटेंस ओनली, इन सिंपल सेंटेंस आई विल राइट हियर. हाँ आप पढ़ो, पढ़ेंगे इंग्लिश में था पर आपने वो बोल दिया तो. अरे साइलेंट हो जाओ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, एबल टू रीड दीज वर्ड्स, क्या है, beautiful girls. Okay, now I am writing one more word, one more in other language, like now are you able to read this language? No, why? अरे साइलेंट हो जाओ. फर्स्ट पॉइंट, आप इनको देख पा रहे हैं, योर आईज इज एबल टू सी दिस वर्ड्स, देख पा रहे हैं. द सेकंड मींस एरिया नंबर 17 इज वर्किंग, it is receiving the information, it is like this and it is something like this. So area number 17 is receiving this information, and this information is transferred to the area number 18, and when area number 18 is calculating, analyzing this information, like it is like this is A, so area number 18 will analyze like this is like this, it means it is A, जो हमने पहले ही स्टोर कर रखा है कि इट इज ए. सो आपने इस सेंटेंस को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, व्हाई, बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस. बट जब आप इस सेंटेंस में जाएंगे तो यू डोंट नो अबाउट दिस लैंग्वेज, आपने इसको कभी नहीं पढ़ा है, लर्न नहीं किया है, सो यू आर नॉट एबल टू. जो एरिया नंबर 19 है, इसको दिस इज एरिया नंबर 18 व्हिच इज नोन एज एनालाइजर और इंटरप्रेटर. इसका नाम क्या है, एनालाइज, एंड दिस एरिया नंबर 19 इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, रिकॉग्नाइजेशन. सो इफ यू हैव, जैसे मैंने बोला था, ब्यूटीफुल गर्ल एंटर इनटू द होल, इफ यू ऑलरेडी नो दैट गर्ल, तो आपकी उसकी पुरानी पिक्चर आपके माइंड में क्या होगी,
स्टोर होगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आपको पता है ये आरसी कुमावत रोज ही आता है, तो आपके अंदर भरी हुई पिक्चर्स माइंड में है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज आरसी कुमावत। लेकिन एक दिन कोई नया आता है पहली बार, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बट आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ है, ये मेल है, ये वो है, पर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो हो क्या रहा है वहां पे कि एरिया नंबर 17 is receiving the information, 18 is analyzing the information. If this information present in area number 18, it will give you a clear cut recognition. And if this information is not present in your mind, then you will say this girl is not related to me, it is unknown girl for me, मैं इसको नहीं जानता हूँ, यही बोलेंगे। हाँ, it may be sometime, it may be possible you are having a psychiatric problem like deja vu and jamisu. Know that deja vu when you are when unknown person is related to you, आप बोलते नहीं नहीं कुछ तो रीजन होगा। लाइक एक मोबाइल फोन पे किसी ने कॉल लगाया एंड कॉल लगाने के बाद जो कॉल कनेक्ट हुआ, लड़के को कॉल कनेक्ट हुआ, उसने उठाया हेलो, लड़के ने उठा के बोला हेलो, उधर से किसी लड़की ने बोला और उसने बोला सॉरी सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, आपको नहीं लगाना था, मैं किसी मेरी फ्रेंड को लगा रही थी। उसको नहीं 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 रुको, इट मे बी पॉसिबल कुछ तो अपना कनेक्शन होगा तभी तो फोन लगा है। अरे आप देखो सही सही लगा होगा, किसी रीजन से तो लगा होगा। सो वो पर्सन क्या करना चाह रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ deja vu. When you don't know the person, still you are trying to be a non-person. That is known as deja vu. So यहाँ पे ये deja vu वाली कंडीशन यहाँ नहीं हो सकती है। If you don't know, तो ये बोलेगा 18 नंबर मना कर देगा, we don't know। जैसे यहाँ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता, ये किसने बोला? एरिया नंबर 18 ने बोला कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो एरिया नंबर 19 ने क्या बोला? I am unable to recognize that information. There is a problem which is known as hallucination. जानते हो? Hallucination. What is hallucination? There are three terms which is related to each other. One is delusion, illusion, and hallucination. And very common terms for your exam. Delusion. Like स्टूडेंट स्टैंड अप एंड उसको पूछते हैं कौन है, टीचर आता है यहाँ पे, वो आपको पढ़ता है, एक स्टूडेंट को पूछते हैं, वो डेली क्या बोलता है, समवन इज कमिंग इनसाइड द होल, इट इज लुकिंग लाइक एन एलिफेंट एंड एवरी डे इज टीचिंग अस। दूसरे ने बोला अरे बेवकूफ सही देख, ये एलिफेंट नहीं है, इट्स एन ह्यूमन बीइंग। बोला फिर नो 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 इट्स लाइक ए एलिफेंट। एवरी डे द पर्सन इज हैविंग अ फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट एलिफेंट इज कमिंग इनसाइड द रूम और इन अ होल एंड क्या करता है, टीचिंग अस, हमें पढ़ाता है। वो क्या है, दैट इज नोन एज delusion. When you have a false fixed belief which cannot be changed by others view, दूसरों के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, delusion. Next thing, one day a person is entering into the room or in a hole, एक पर्सन से पूछा कौन, बोला एलिफेंट इज इन द रूम और होल में, और वो हमें क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। दूसरे बोला बेवकूफ आंखें खोल के देख, उसने बोला अच्छा, उसने आंखें खोल के देखा और ये तो आरसी कुमावत है, इट्स नॉट एलिफेंट। सो इन दिस एग्जांपल नाउ द person is changed their opinion with the view of others, a false fixed belief, but that is changed with views of others, दूसरों के कहने पे उसने सही किया और अपने आप को करेक्ट कर लिया, that condition is known as illusion, that is known as misinterpretation. Illusion is a misinterpretation of actual stimuli, that is illusion. Like again one day a beautiful girl is absent in the classroom, class में नहीं आती है, and next day जब वो आती है, she asks to a boy to give notebook, उससे अपनी नोटबुक मांगती है, आप कल के नोट्स मुझे लिखने हैं और आपकी क्या दो, नोटबुक। बट ऑलवेज रिमेंबर जब आप किसी कुछ मांग रहे हैं, एट दैट टाइम यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी और स्माइली फेस के साथ आप जाते हैं, ताकि वो पर्सन इजीली आपको दे रहा है, आप उसको तेरी नोटबुक दे मुझे, देगा क्या, क्या वो देगा, नहीं आप क्या आपका नोटबुक मिलेगा। सो दैट इज अ वे टू आस्क समथिंग टू, जब आप कुछ मांगे तो फिर प्यार से मांगना पड़ेगा, बाकी तो कौन देगा। सो उसने नोटबुक क्या बोला, आप आपके रख लो नोटबुक। व्हाई, बिकॉज़ ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट स्माइल, वो जो लड़का है वो क्या सोच रहा है, स्माइल, हंसी, हाँ वो पता नहीं क्या। तो दैट इज ए, उसका क्या था, इंटरप्रिटेशन था, और वो मिस था या नहीं था, वो आगे अगली मेमोरी में क्या होगा कि जैसे ही नोट्स कंप्लीट हुए वो सीधा वहां से तेरी नोटबुक ले नीचे, और उसके सारे ख्वाब क्या हो गए, टूट गए। सो दैट इज नोन एज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्माइल। उसको स्माइल जो था वो नोट्स लेने के लिए था, वो आपको कुछ देने के लिए नहीं था, नोट्स लेने के लिए था, बट दैट मिस इंटरप्रिटेशन इज नोन एज illusion, that is known as illusion, and there is an hallucination, there is an hallucination. In hallucination, when a person not entering here, still you are saying a person is teaching us, कहाँ है वो, देखो सामने पढ़ा रहा है ही नहीं तो भी पढ़ा रहा है, that is known as hallucination. So these are the example of hallucination, illusion, and the delusion which is related to each other. In case of hallucination, what happen, hallucination is the condition in which you have a clear cut recognition picture in front of you. आपको लगता है कि सामने कोई खड़ा है लेकिन रियल में वहां पे नहीं है, एंड सामने जब आप कोई खड़ा है रिकॉग्नाइज करे तो कौन सा एरिया स्टिमुलेट हो रहा है, when you have a imagine a clear cut picture of a person which is standing in front of you, means which area is stimulated, area number 19. The problem in hallucination is that without stimulating area number 17, without stimulating area number 18, the 19 area is automatically stimulated, 19 नंबर स्टिमुलेट हो गया, और 19 जब स्टिमुलेट होगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पिक्चर स्टार्ट हो, ये देखो सामने खड़ा है, कहां ये है? क्यों, क्योंकि उसका एरिया नंबर 19 स्टिमुलेट हो रहा है, वो उसको पिक्चर्स दिखा रहा है अंदर से कि ये देखो सामने खड़ा है कोई। So in case of hallucination, because of any drug, because of any injury or any other brain problem, when area number 19 is directly stimulated without stimulating 17 or 18, that condition lead to hallucination. Clear? And this is the, oh ये हमारा टॉपिक नहीं था, it is not related to us. This is in the psychiatrics, आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, और हम बात एरियाज का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विजुअल एरिया, इट इज रिलेटेड टू व्हिच लॉब, ऑसिपिटल लॉब। एरिया नंबर तो यहाँ लिखा भी है देखो 17, 18 and 19, इट इज रिलेटेड टू ऑसिपिटल लॉब।
So related disorder is cranial nerve number second, optic nerve, and it is related to sense of vision. Loss of vision is known as blindness. साइकेट्रिक सब्जेक्ट जब भी पढ़ना है तो उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके ऑलवेज ट्राई टू लर्न इन फनी वेज, यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम. इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट डिक्टेट, उसको रटने की कोशिश करोगे तो फिर वो कभी रिमेंबर याद नहीं होगा. एंड सर विल गिव यू मोर बेटर एग्जांपल देन मी. हाँ, मैं तो पुराना एग्जांपल जो मुझे उस टाइम मेरे पास थे, अभी तो नए एग्जांपल आगे होंगे, सर नए एग्जांपल देंगे आपको. यस, मूव करे, देख लिया. देयर इज अ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एग्जाम में उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. एंड एवरी डिफेंस मैकेनिज्म शुड बी क्लियर इन योर माइंड विद सम यूनिक एग्जांपल्स सो यू कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. तो सर आपको पढ़ाएंगे बहुत जल्दी डिफेंस मैकेनिज्म. ये लिख लिया हो तो आगे चले, मूव करें. नेक्स्ट function, we completed the sensory function and now we have the third one which is known as mental function. Third one is a mental function. In mental function, the first area is a pre-motor area. Now come on this picture जो हमने पहले बनाई थी. So as I told you, you just remember the area which is in the first one. पहला area मैंने बोला था याद रखने के लिए कौन सा था? This is the primary motor area. Now this is the second area जो हमने छोड़ा था उस टाइम, याद है? This area which is the second area, this area further divided into two areas. This is the A and this is B. A area is known as pre-motor area. This is the pre-motor area. Area number A is known as pre-motor area. So ये जो हम बात कर रहे थे pre-motor area कहाँ होगा, याद हो गया? In front of primary motor area. So situated in frontal lobe in the front of primary motor area. जो primary motor area था उसके just आगे कौन सा area होता है? तो आंसर होगा pre-motor area. It is responsible for help in the primary motor area to perform voluntary movement like movement and learn activities like shoe tying, socks wearing, whatever activities which is you are using in your basic life, in daily life. जैसे शूज की लेस होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट वे से हम टाई करते हैं. यस, ये जो हेयर्स को टाई करने के वेरियस डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं. अगर यही तरीके अगर मेल से पूछे तो दे डोंट नो अबाउट हाउ टू टाई द हेयर्स, उनको नहीं पता है, उन्होंने सीखा ही नहीं कभी क्योंकि उनके है ही नहीं. लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं. सो वो जो लर्न एक्टिविटीज है, शू की लेस अलग अलग तरीके से बांधना, सॉक्स वियर करना, क्लोथिंग्स वियर करना. छोटे बच्चे को बोलोगे कपड़े पहनो, पहन नहीं पाएगा, एक बटन यहाँ जाएगा एक इधर जाएगा, वो पैंट को कहाँ पहनेगा पता नहीं उसको, दोनों पे ऐसे डालेगा, चप्पल एक उल्टी पहनेगा हमेशा, वो इधर ऐसे रखेगा, इसको इसमें पहनेगा उल्टा ही पहनेगा, देखा है? क्योंकि उसने अभी तक लर्न नहीं किया है. सो ऑल द लर्न एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं मोटर एक्टिविटीज, वो हेल्प कौन करता है उसमें? आपकी दिस प्री मोटर एरिया. Pre-motor area which help to the primary motor area specifically in all the learn activity. Clear है? Yes, मूव करें. Prefrontal area लिख लिया? अरे लिख लिया. Next, area number B, prefrontal area. नहीं लिखा? Next, area number B. This is area number A, which is premotor area. Next, area number B. This is known as prefrontal area. And this prefrontal area is divided into again two. This is right and left. एक इधर right, एक left. Right is mainly for memory, and left is mainly for इंटेलिजेंस. जो आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका कौन सा प्री फ्रंटल एरिया काम करता है? लेफ्ट वाला. और जो ज्यादा मेमोरी रखते हैं, याददाश्त रखते हैं, वो कौन सा वाला है? राइट साइड वाला जो प्री फ्रंटल एरिया. दिस इज राइट वन. ये आपका किसमें काम करेगा ज्यादा? राइट इज फॉर मेमोरी, लेफ्ट इज फॉर इंटेलिजेंस. तो अगर आपको मेमोरी और इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो फिर ये दोनों एरियाज काम में लेने हैं, और बाकी हमने पढ़ लिया पूरा. सो यहाँ लिखा हुआ इधर प्री फ्रंटल में, सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ प्री मोटर एरिया, responsible for thinking, memory, judgment and intelligence. Right hemisphere of the prefrontal area is controlled intelligence. मैंने उल्टा बोला था? हाँ उल्टा बोला था मैंने. याद रखने का तरीका था एल एम. हाँ मैं भूल गया उल्टा करके. एल एम, एल के बाद क्या था? जे के एल एम. एल फॉर लेफ्ट एंड एम फॉर मेमोरी. लिखा तो नहीं? भूल गया मैं, सॉरी. एल एंड एम. ये देखो मेमोरी यहाँ लॉस हो रही है, मतलब लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है. लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ प्रीफ्रंटल एरिया कंट्रोल द मेमोरी. Right hemisphere of prefrontal area control the intelligence, and the left hemisphere of prefrontal area control the memory. So these are the function of cerebrum. Now we have the last area, that is the Wernicke's area. That is the
Wernicke's area. It is also related to mental function. Understanding the spoken words related to mental function. Wernicke's area. C. The last mental function which is related to Wernicke's area. First MCQ is in which part of brain? Cerebrum. कौन सी लोब में? It is not. So here we have the Broca's area, and here we have the Wernicke's area. This is the Wernicke's area. The Wernicke's area is responsible for which speech? Sensory speech, which is related to sensory speech, or we can say receptive speech. Whatever जो भी मैं बोल रहा हूं आपको, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो. अंडरस्टैंडिंग दैट इज कम अंडर योर सेंसरी स्पीच और रिसेप्टिव स्पीच. और वो कंट्रोल कौन करता है? दिस वर्निक्स एरिया. सो वर्निक्स एरिया इज सिचुएटेड इन योर टेम्पोरल लॉब, रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल लैंग्वेजेस. रिलेटेड डिसऑर्डर इज अफेजिया. कौन सा होगा यहाँ पे? रिसेप्टिव अफेजिया. रिसेप्टिव अफेजिया. रिसेप्टिव अफेजिया लिखा हुआ है. लेक ऑफ स्पीच ड्यू टू डैमेज वर्निक्स एरिया इन द टेम्पोरल लॉब. And if person is having both type of speech loss, receptive as well as expressive, it is known as global aphasia. तो अब आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंजरी के बेसिस पे, तो आप बता सकते हैं अगर टेम्पोरल लॉब इंजर्ड हुआ तो कौन सा स्पीच लॉस होगा? टेम्पोरल लॉब. एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव? रिसेप्टिव. एंड अगर फ्रंटल डैमेज हुआ तो एक्सप्रेसिव. नाउ और जो भी बेसिक था वो सारा हमने कंप्लीट किया. इफ यू हैव एनी डाउट, क्लियर है ये? We have three part cephalon. In diencephalon we have the cerebral cortex only. पढ़ा था cerebral cortex. So cerebrum तो हमने पढ़ लिया. Now we have the diencephalon. And diencephalon we have the thalamus, hypothalamus, epithalamus. याद है? So next is mental function में और रह गया एक parieto-occipital area रह गया, मैं भी भूल गया उसको. ये लिख लिया. Next, the last one. So here we have the parieto-occipital area. This is the parietal, this is the occipital. In between these two lobes, this is the parieto-occipital area situated between the parietal and occipital lobe of the cerebrum, and it is related to understanding the written languages. जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं. You are able to understand what I'm writing on the board. That is done by this parieto-occipital area. And related to these languages, we have few disorders. आपने पढ़े होंगे पहले भी. पढ़े पहले? नहीं लिखा? नहीं पढ़ा? Dyslexia, difficulty in related disorder is athetosis. Athetosis means slow handwriting. धीरे धीरे लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Athetosis. And dyslexia is difficulty in understanding of written words. जो लिखा हुआ है समझने में difficulty हो रही है, that is known as dyslexia. But it should be नॉन लैंग्वेजेस. इट शुड नॉट, जैसे मैंने लिखा था वैसे अननोन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. लैंग्वेज आपकी नॉन होनी चाहिए और उसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, दैट इज नॉन एज डिस्लेक्सिया. डिस्कैलकुलिया, पायरोमेनिया. नहीं पढ़े? समथिंग व्हिच इज उठा लेते करना, दैट इज नॉन एज. एंड सडन अर्ज टू स्टिक विद द टेक लगा हुआ नहीं, इसको तो आज मैं बालों में लगा ही लेती हूँ, क्या पता है यार, इस पेन को तो मैं यार लगा ही लेता हूँ, कहाँ दिखेगा ये? पायरोमेनिया एंड अर्ज. ट्राइकोटिलोमेनिया है. एक्सेसिव. नेक्स्ट, डिप्सोमेनिया. डिप्सोमेनिया सुने? व्हाट इज डिप्सोमेनिया? कंपल्सिव ड्रिंकिंग और वी कैन से हैबिचुअल ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, दैट इज नॉन एज डिप्सोमेनिया. चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज बेसल न्यूक्लियाई. सो अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा, मैंने जो पढ़ाया था ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, याद है? तो वहां हमने पढ़े थे कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई. दो पार्ट पढ़े थे मैंने ग्रे मैटर के. ग्रे मैटर दो पार्ट हमने लिखे थे, वन इज कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियाई. व्हाट इज कॉर्टेक्स? व्हाट इज कॉर्टेक्स? नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा? So in our brain or in the cerebrum, when the gray matter is present on the peripheral part or exterior part of the structure or brain or the cerebrum, it is known as cortex. Gray matter which is present on the peripheral part of the brain, this is the brain. So
when this gray matter present at the peripheral part of the brain. This is known as cortex. This is the cortex. And what is nuclei? Gray matter which is present in deep center of the brain and surrounded by white matter. Very good. So when the gray matter which is present in the deep of the brain or the cerebrum and it is surrounded by white matter, that is known as nuclei. Like again, this is the gray matter. It is a gray matter which is surrounded by this white matter. चारों तरफ क्या है? White matter है. This is known as nuclei. So we have one nuclei. This is known as basal nuclei. So basal nuclei is the collection of neuron or a collection of gray matter, not neuron. It's a collection of cell body or neuron which is present in deep of the brain and surrounded by white matter. It will be like this. This is the cell body of the neuron. Here's cell body, and this is the axon. Cell body is the gray and axon is the white. So it will be like this. Multiple cell bodies will be present here. So outside कौन हो गया? Axon. अंदर कौन है? Cell bodies. So the cell body will be in the gray color and these are will be in the white color. So this collection of neuron is known as basal nuclei, which is present in the deep of the cerebrum. Cerebrum के deep में रहेगा. Inside there is a gray matter, outside there is a white matter. This collection is known as basal nuclei. As in our book, this basal nuclei is mentioned as a basal ganglia. Basal nuclei को क्या लिखा होगा? Ganglia लिखा होगा, देखा होगा आपने? Basal nuclei mentions as a basal ganglia. So basal ganglia is not the correct name for this structure. अगर हम basal ganglia की बात करें, what is the meaning of ganglia? Ganglia means gray matter, group of gray matter which is present in PNS, peripheral nervous system. Is this basal ganglia is present in peripheral nervous system? कहाँ होता है basal ganglia? In the central nervous system. So the name of this basal ganglia is wrong name जो इसको दिया गया और अभी इसको correct करके क्या कर दिया गया? Basal nuclei. So what is the correct name for this structure? Answer should be basal nuclei. Clear हो गया? चलें start करें. चलो बात करते हैं basal nuclei की. क्या है ये basal nuclei? So it is the deep यानी center में होगा. Within each cerebral hemisphere and are 3 nuclei. वो तीनों मैं अभी बनाऊंगा और बताऊंगा आपको. Masses of gray matter that collectively termed as the basal nuclei. So 3 nuclei का एक mass है और वो तीनों क्या है? Gray matter surrounded by white matter और इसको हम क्या बोलेंगे? Basal nuclei. Two of the basal nuclei are side by side, just lateral to the thalamus. They are the globus pallidus, which is closer to the thalamus, and the putamen, which is closer to the cerebral cortex. I'm really interested to draw this basal nuclei, but not by today. I will draw the clear-cut image of this basal nuclei next class tomorrow. अभी आपको सिर्फ क्या लिखना है? लिखना है, थ्योरी लिखना है. मैं कल पूरा बनाऊंगा इसको. It will take approximately. So each hemisphere is known as basal nuclei, and it is collection of 3 nuclei. The first two are the basal nuclei are the globus pallidus and putamen. Name of the structure. ये क्वेश्चन एक बार आया एग्जाम में. All are the 3 nuclei of the basal nuclei except one. 3 नाम इसके होंगे और एक दूसरा होगा. So पहले दो कौन-कौन से हैं? Globus pallidus and putamen. अभी लिखने से कुछ समझ में नहीं आएगा. I know that. जब तक मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा. It will be like which is in this shape. It will be like this. कल हम इसको पूरा डिटेल में कल बनाएंगे. अभी जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं पूरा. It will be like this. So this structure, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे. These are the globus pallidus and putamen. It will be divided into 2 parts. इसके 2 पार्ट होंगे. The closer to the thalamus is globus pallidus and the putamen, which is closer to the cerebral cortex. So this is the globus pallidus and this is the putamen. Globus pallidus and putamen. Triangular shaped structure which is divided into 2 parts. The part which is near to thalamus is known as globus pallidus and the part which is near to the cerebrum, इधर कौन होगा? Cerebrum होगा. That is known as putamen. These are the 2 structure, globus pallidus and putamen. Move करें आगे. लिख लिया ये. The structure, जो ये स्ट्रक्चर बना इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सिंगल वर्ड में. अगर आपको सिंपली पूछे कि ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामेन कंबाइनली नोन एज, सो दिस इज नोन एज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. अगली स्लाइड पे बात करते हैं. So together the globus pallidus and putamen are referred as a lentiform nucleus. कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं. What is lentiform nucleus? The structure. This is the structure. Here we have the globus pallidus and here we have the putamen. These two structure together known as, this whole structure is known as lentiform nucleus. Now we have a coma shaped structure. After the lentiform nucleus, we have a very important coma shaped structure. This coma shaped structure is known as the third of basal nuclei is the caudate nucleus. It's also very important, caudate nucleus. कॉमा शेप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगी. अभी कॉमा होगा ऐसे, लार्ज कॉमा, इसी कॉमा होगा ऐसे.
So it's a coma shape structure. This is the head part of this coma. This is the body, and this is the tail. So head, body, and tail. And this is the coma shape structure. The third of the basal nuclei is the caudate nucleus, which has a large head connected to a smaller tail by a long coma shaped body. तो तीन न्यूक्लियस जो हम बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो बेसल न्यूक्लियाई बनाएंगे कौन कौन से आपके फर्स्ट वन इज ग्लोबस पैराइडस, सेकंड वन इज पुटामेन एंड थर्ड वन इज कोडेट न्यूक्लियस. हाउ दे आर अरेंज्ड, कैसे ये अपनी पूरा पिक्चर बनाएंगे, मैं पूरा डिटेल में कल इनकी पिक्चर्स इमेजिंग आपको पूरा बनाऊंगा विद प्रॉपर सेरेब्रम कॉर्टेक्स बना के हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखें, तीनों याद हो गया थोड़ा बहुत बेसिक. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. The collectively globus pallidus and putamen is known as lentiform nucleus. ये बेसल न्यूक्लियाई जो है इसको बस पढ़ के आना है, मैं पूछता जाऊंगा आपको बताते जाना है और मैं फिर इसको यहाँ पे क्या करूंगा ड्रॉ कर. अभी और है, मूव करेंगे. सो जब हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर्स हियर वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज हेमिकटाइला. अगर पढ़ाऊंगा मैं दिस कोडेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस टुगेदर नोन एज द कॉर्पस स्ट्राइटम. दिस टू स्ट्रक्चर commonly known as corpus striatum and this corpus striatum is a basal nuclei. तो अभी बना देख लेते हैं corpus striatum क्या है. लिख लिया. Are known as the corpus striatum. Together, the lentiform nucleus and the caudate nuclei are known as the corpus striatum. And this corpus striatum, nearby structures that are functionally linked to basal nuclei are the substantia nigra of the midbrain and the subthalamic nuclei of the diencephalon. ये सारा कैसे काम करता है, कैसे होता है, ये जो बना हुआ है ये lateral view है. We will draw from the frontal view. The this caudate nucleus and this whole inner is the globus pallidus, outer is the putamen. This is the coma shape structure. This is known as the this caudate nucleus and this whole structure in red color. This is known as corpus striatum. This red color structure is corpus striatum, which is known as a basal ganglia. And coma shape structure के यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिखता है इसको हम बोलते हैं एमिगडाला. कल डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये स्ट्रक्चर जो है बनती है. इसको नहीं बनाना है आपको अभी. विल डिस्कस अबाउट